हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल वन। आज 29 अक्टूबर संडे। आज हिंदू न्यूज़ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का तो पहले आर्टिकल है सेंटर डिफेंड इवन जो यूनाइटेड नेशन गवर्निंग असेंबली जो वोट हुआ था। यूनाइटेड नेशन गवर्निंग असेंबली कंडक्टेड ए वोट ऑन द रिजोल्यूशन दैट कॉल फॉर ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस एंड सीज़फायर। लास्ट जो 7 अक्टूबर जो इजराइल के ऊपर गाजा ने जो फायरिंग किया था उसका ऊपर जो अबाउट 1400 पीपल इजरायली एक्सपायर्ड हो गए थे और मोर देन 4500 जो गाजा ने पैलेस्टाइन एक्सपायर हो गया था। इसके ऊपर जॉर्डन ने क्या किया, जॉर्डन ऑन बिहाफ ऑफ अरब लीग्स एंड को स्पॉन्सर्ड नियरली 40 कंट्रीज में यूएन जी असेंबली में वोट कंडक्टेड किया था। उनका जो रिजोल्यूशन टाइटल क्या था, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टाइटल था प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन एंड अपहोल्डिंग लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस। जो दोनों एक गाजा में और इजराइल में जितना लोगों का जो एक्सपायर हो रहा है, इतना लोगों को जो सिविलियंस में मौत हो रहा है और इतना चाइल्ड के मौत हो रही है, इसका ऊपर जो है पोटेंशियल सिविलियंस एंड अपहोल्डिंग लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस के ऊपर बेस करके एक वोट कंडक्ट किया था। किसने किया था? जॉर्डन ने किया था। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ अरब लीग्स एंड को स्पॉन्सर्ड बाय नियरली 40 कंट्रीज। ठीक है, इसमें कुछ कंट्री उसमें अगेंस्ट में दिया था। जो अगेंस्ट में है 14 इंक्लूडिंग यूएस एंड यूके इसके अगेंस्ट में थे और इसको जो ऑलरेडी पास हो गया 120 वोट्स फेवर में आया था, 124 फेवर में आया था और 45 जो एब्सेंट थे उसमें जो मना कर दिया था, एब्सेंटेशन था इंक्लूडिंग इंडिया। एक्चुअली जॉर्डन ने जो इसके ऊपर जो प्रपोज किया था उनको ये बेस नहीं था। जो इंडिया का कहना है डू नॉट एज ए इंडिया डिड नॉट इंक्लूड एक्सप्लॉइट करने में, जो उन्होंने जो टेररिस्ट अटैक किया था स्पष्ट निंदा नहीं किया था, उसके अगेंस्ट में कुछ बात नहीं की। जो पहले जो हमास ने इजराइल को टेररिस्ट अटैक किया था उसके ऊपर कुछ उन्होंने अगेंस्ट में कुछ बात नहीं की। इसका सिर्फ बात यही हुआ था जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन अपहोल्डिंग लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन, इसके ऊपर उन्होंने वोट कंडक्ट की थी। इसी जो ग्राउंड के ऊपर इंडिया ने उसको मना कर दिया था, ये पॉइंट है। और हर बार उसका जो ऑलरेडी पास हो गया 120 वोट्स जो है फेवर में आ गया था यूनाइटेड नेशंस। ये कुछ न्यूज़ में है। ठीक है, एक्चुअली जो इन टर्म्स ऑफ बीपीएससी व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस, व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ यूएन फाउंडेशन का फाउंडेशन हुआ था 1945 में यूनाइटेड नेशन फाउंड हुआ था। अभी 193 कंट्री थे यूनाइटेड नेशंस अंदर है। ठीक है, एक्चुअली वो बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन वन टाइप ऑफ वर्ल्ड पार्लियामेंट। कोई कंट्री में कुछ प्रॉब्लम हो तो यूनाइटेड नेशन में जाके वहाँ पे जाके वोट कंडक्ट करते हैं। इसमें इसका पहले जो है जो रशिया जो यूक्रेन के ऊपर जो बम्बार्डमेंट किया था उसके ऊपर यूएन में उसके ऊपर सेम टाइप का जो वोट कंडक्ट हुई थी। अभी रिसेंटली भी कुछ चर्चा में है, जैसे कि ये बात चल रहा है डिस्कस जो अचीवमेंट एंड फेलियर ऑफ यूएन का जो अचीवमेंट कितना है, कितना फेलियर है। ये कुछ काफ़ी कंट्रीज़ का भले ही ये है, लेकिन अभी भी उसका कितना सक्सेस है वो उसका भी डाउट में है। एक क्वेश्चन से रिसेंटली हमने इंडिया एक्सप्रेस में न्यूज़ में देख रहा था, डिस्कस अचीवमेंट एंड फेलियर ऑफ यूएन, एक पॉइंट हो सकता है। चलिए पॉइंट नेक्स्ट करके चलते हैं। एक्चुअली हुआ ऐसे तमिलनाडु जो है कुछ जो फिशरमैन जो है तमिलनाडु उसका कुछ कोस्टल में जो है डीप सी में फिशिंग करने गए थे। उसके लास्ट अक्टूबर 23 में जो है मालदीव्स का जो आइलैंड में उसको कोस्ट गार्ड जो है कोस्ट गार्ड ऑफ जो मालदीव जो है उन्होंने कॉट कर लिया था, उनको पकड़ लिया था। इसके ऊपर क्या हुआ, जो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ऑन सैटरडे रोड टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर। ठीक है, उन्होंने ऐसा जयशंकर को लिखा था सीकिंग ही इंटरवेंशन टू इंश्योर रिलीज ऑफ 12 फिशरमैन फ्रॉम दी स्टेट। जो तमिलनाडु स्टेट 12 फिशरमैन जो तमिल जो मालदीव्स का जो कोस्ट गार्ड पकड़ लिया था उसको रिलीज़ के लिए उनको लिखा था। चीफ मिनिस्टर requested external affair minister to take up the issue with Maldives authorities through appropriate diplomatic channel to secure release of the fishermen and their boat from their list। जो 12 फिशरमैन को जो कॉट पकड़ लिया गया था उनको अरेस्ट कर लिया था कोस्ट गार्ड मालदीव से उसको रिलीज़ करने के लिए। अच्छा, फिशरमैन हैड वेंचर्ड इनटू सी अक्टूबर 1 गया था 2023 में फ्रॉम दी तमिलनाडु फिशिंग सेंटर गया था, डीप सी फिशिंग में गया था, मैकेनिक्स बोट में जगह फिशिंग करने गए थे। जैसे कि तमिलनाडु है या मालदीव से। ठीक है, मालदीव देख पा रहे हैं, इसमें जगह फिशिंग डीप सी फिशिंग करने तो वहाँ पे जो ऐसा कुछ एरिया में गया था जहाँ पे मालदीव्स का जो कोस्ट गार्ड से उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। अभी उसको रिलीज़ के लिए जो इंटरनेशनली उसको बातचीत करने के लिए बातचीत चल रहा है। ठीक है,
एक तो पॉइंट है, तो ये EPC पॉइंट ऑफ व्यू तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इसका बैकग्राउंड जो कुछ पॉइंट है इम्पोर्टेंट हो सकता है। व्हाट इज डीप सी फिश कंजर्वेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, एक पढ़ लेना चाहिए। डीप सी फिश ये रूल्स एंड रेगुलेशन को है, हमारा सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूल्स बनाया था। व्हाट इज डीप सी फिशिंग, इशू ऑफ चैलेंज डीप सी फिशिंग एंड द रिसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कई बार चर्चा में आया था, इसलिए मैं बार बार डिस्कस करने का अपना टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए मैं हेडिंग डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, A point we already discussed was CJI to head the 5 judgment bench to hear the इलेक्ट्रल बॉन्ड केस, तो काफ़ी साल अब कम से कम 8 साल से बाद चल रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड केस है, वन टाइप ऑफ डोनेशन है, तो पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है। इसके ऊपर काफ़ी दिन से इसके ऊपर केस चल रहा है, कम से 8 साल हो गया। अभी जो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रिसेंटली बातचीत करने के लिए एक बेंच बनाया था कि द 5 जज सुप्रीम कोर्ट ऑन सैटरडे नेम द 5 जजेस on the constitution bench scheduled to hear the petition challenging the legality of the electoral bond scheme, which facilitated anonymous donation। पॉलिटिकल डोनेशन के लिए बात, डोनेशन देते तो जिसके ऊपर जो डोनेशन देते हैं उसका नाम नहीं आते, इसके मतलब एक इशू है, एक पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर काफ़ी हुआ था। तो एक पॉइंट है, व्हाट इज इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, अबाउट फीचर्स एंड ऑथोराइज इशूज, एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बेनिफिट चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड, कुछ पॉइंट है। फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर काफ़ी बातचीत चल रही है। एक मतलब वाले पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है इलीगल तरीक़े से डोनेशन दिया जाता है। ठीक है, कई हज़ार करोड़ जो है इसको डोनेशन किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली जो बातचीत हुआ था, BSF लॉन्च द प्रोटेस्ट ऑफ पाकिस्तानी रेंजर सीज़फायर वायोलेशन हुआ था लास्ट थर्सडे इवनिंग 8 बजे से सुबह फ्राइडे मॉर्निंग तक जो है सीज़फायर वायोलेशन हुआ था। पाकिस्तानी रेंजर जो मोटर फायरिंग किया था, उसके ऊपर बताया जा रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद द पाकिस्तान रेंजर्स ऑन सैटरडे ओवर द रिसेंट फायरिंग लास्टेड फॉर 8 आवर्स अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, जम्मू में हुआ था। ठीक है, जम्मू में हुआ था, तो कहाँ पे, आर्निया जगह, आर्निया। ठीक है, recent unprovoked ceasefire violation, Pakistan Rangers began on Thursday and ended by the morning. ठीक है, this is the second time since October 17 the Pakistan Rangers opened fire on targeting BSF positions। ठीक है, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि काफ़ी दिन तो काफ़ी बॉर्डर या पाकिस्तान बॉर्डर काफ़ी शांत था, काफ़ी इशू नहीं था। इसका पहले 2021 में जो CSFire एग्रीमेंट हुआ था, 2003 के बाद उसका एग्रीमेंट जो रिवाइज हुआ था, फरवरी 2021 में रिवाइज हुआ था, उसके बाद ऐसा कोई केस इस हॉट टॉपिक में नहीं आए थे। अभी रिसेंटली ऐसा कोई केस आ रहा है। तो CSFire अलोंग लाइन ऑफ कंट्रोल, व्हाट इज लाइन ऑफ कंट्रोल LOC 2003 CSFire एग्रीमेंट क्या हुआ था। Significance of latest commitment of 2003 एग्रीमेंट, इंडिया पाकिस्तान रिसेंट डेवलपमेंट, वे फॉरवर्ड। प्रीवियस एक क्वेश्चन से, पाकिस्तान का साथ अभी CS पर ऐसा कोई रिसेंटली कोई इशू नहीं है जैसे कि चाइना का साथ है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहाँ आने वाला क्या डेवलपमेंट हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये पॉइंट बार बार आ रहा है, 7% 5.5 डीप इन एक्टिव वर्कफोर्स इन MGNREGS है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है बताया जा रहा है। लिपटेक इंडिया ने एक रिसर्च किया था, उन्होंने ये बताया नंबर ऑफ एक्टिव वर्कफोर्स इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में जो है 7.5% जो डीप जो है वर्कफोर्स डीप हुआ था। ठीक है, इसमें कब हुआ था, पीरियड अप्रैल टू सितंबर 2003 में, जो इसमें जो ये पीरियड में 7.5% डीप है। इसमें कुछ और भी पॉइंट स्टेट वाइज, एक कुछ पॉइंट है स्टेट वाइज अलग अलग है, कुछ स्टेट में इंक्रीज हुआ था, कुछ स्टेट में जो डिक्रीज भी हुआ था। ठीक है, ऐसा बताया जाए, रिपोर्ट शो दैट स्टेट लेवल वेरिएशन एम्प्लॉयमेंट टेंडर्स 14 states reported an increase while there will be a decline in 6 states। 6 स्टेट में कौन है, वेस्ट बंगाल में 99.5% डिक्लाइन हुआ था। वाइल दिस स्कीम हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एलिंग लार्ज स्केल करप्शन इम्प्लीमेंटेशन इन इम्प्लीमेंटेशन जो करप्शन में इम्प्लीमेंटेशन करप्शन था, इसके ऊपर ये जज करके यूनियन गवर्नमेंट बंद कर दिया था। ये भी पॉइंट है। The workforce reduced from 15.49 crore in the previous financial year to 14.33 crores as per data available till October 6, 2023। as more 80 lakhs workforce का फाइनेंशियल ईयर में डिक्रीज हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। ये स्टेट वाइज जैसे बताया, स्टेट वाइज कुछ अलग अलग इशूज है, ये भी कुछ स्टेट में इंक्रीज हुआ, कुछ स्टेट में डिक्रीज भी हुआ, ये भी पॉइंट है।
ईपीसी पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि बात करते हैं व्हाट आर द इशू एसोसिएटेड विद, बात बार बार आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन स्कीम, ये जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसको इश्यूज़ के लिए काफ़ी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन बात आ रहा है, ये रिसेंट क्वेश्चन आ सकता है इसका पॉइंट। अमृत कलश यात्रा मेरी मट्टी मेरा देश 21 पॉइंट 20 में अभी चर्चे में है। स्टूडेंट्स पुटिंग इज शो एट द पार्ट ऑफ अमृत कलश यात्रा कैंपेन बसोदा रेलवे स्टेशन। Pot of rice and soil sample are being collected from across the country in Delhi for part of the campaign। ये अमृत कलश यात्रा का बात रिसेंटली कोई चर्चे में है। चलिए देखते हैं इसके मैटर क्या है। What is अमृत कलश यात्रा? अमृत कलश यात्रा is a campaign organized as a part of मेरी मट्टी मेरा देश initiative. It was announced by Prime Minister Narendra Modi. This yatra aimed to promote patriotism and unity among the youth of India. During the yatra, selected youth from 7,500 ग्राम पंचायत will be participate in various activities। मतलब 7,500 ग्राम पंचायत बहुत सारी यूथ जो है नया जवान जो इसको पार्टिसिपेट करेंगे। हर जगह सॉइल मिट्टी कलेक्ट करके दिल्ली में लिया जाएगा। ठीक है, हाईलाइट जो अमृत कलश यात्रा ये जो कलेक्शन ऑफ सॉइल एंड एवरी विलेज, हर विलेज से सॉइल कलेक्ट किया जाएगा, एवरी विलेज से दिल्ली में लिया जाएंगी। सॉइल दे मिक्स विद वाटर फ्रॉम वेरियस रिवर्स एंड क्रिएट एंड इसको अमृत कलश बना जाएगा। अमृत कलश बिलीव टू बी सिम्बलाइज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अमृत कलश किसका सिम्बलाइज करेंगे? इसका जो है इम्यूनिटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसका वो पेट्रोलिज्म को बात करेंगे। हर कई जगह से जगह मिट्टी और सॉइल लिया जाएगा, उसको इकट्ठा किया जाएगा, उसका हर रिवर से मतलब एक यूनिटी डाइवर्सिटी का जो है यूनिटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को बातचीत कैंपेन है, इंपॉर्टेंट कैंपेन है। The campaign also focus on spreading about the importance of preserving the environment and promoting cleanliness। promoting cleanliness के ऊपर बातचीत है। It aims to install a sense of pride and responsibility towards the nation among the participants। The what is Amateur has gained significant attention, has been flagged up in various locations across the country। It has been a way to connect the youth and then root or inspire them contribution to the development of the nation। जो यंग जनरेशन है डेवलपमेंट नेशन के लिए करना, आदमी के लोग अंदर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को क्लीनलीनेस को बहुत जागृत करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देश को अमृत कलश यात्रा का प्रेजेंस में आने का चांसेस है। ठीक है, दिल्ली एयर क्वालिटी के ऊपर काफ़ी सारी चर्चे में है, काफ़ी सारी न्यूज़ आ रहा है। तो ये बताया जा रहा है दिल्ली एयर क्वालिटी शिफ्ट टू वेरी पोर सैटरडे। वेरी पोर किसको बताएंगे? एको है। ठीक है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स व्हाट इज एयर क्वालिटी ये भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ये बात है 304 मतलब रैंकिंग है था। तो 304 आएगा तो रैंकिंग किस में आएगा? तो 30 मतलब 0 to 50 कंसिडर वेरी गुड एंड 50 to 100 सेटिस्फैक्ट्री एंड 101 से 200 मॉडरेट और 201 से 304 301 to 400 वेरी पोर। तो अभी कितना है 304, तो वेरी पोर। तो वेरी पोर में कुछ ऐसा बताया जाता लाइक टू रेस्पिरेटरी इलनेस वेरी पोर तो आदमी लोगों ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस जो आदमी लोग जो एल्डरली पीपल और चिल्ड्रेन को आर्ट से बाहर जाने के लिए मना किया जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जिसको कि वेरी कंडीशन पूरी फॉर्म में है। ठीक है, लास्ट डेट नोटिस अस्थमा पर मेडिकेशन हैंडली जो प्रॉब्लम जो है जहाँ पे अस्थमा पेशेंट्स है मेडिकेशन लेकर जाने के लिए बातचीत चल रहा था। In terms of prelims, the what is air quality index instrument measuring air quality index calculation से PM 2.5 PM 10 का काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन में डिस्कशन कर चुका हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। When was the national air quality index इंडिया कैलकुलेटेड, कुछ पॉइंट है, जानकारी होना चाहिए। ये सारी टॉपिक को कई बार हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ये पॉइंट डिस्कस हो गया। WHO और साउथ ईस्ट एशिया का मेंबर्स टू मीट टू नॉमिनेट दी रीजनल डायरेक्टर टू डिस्कस द हेल्थ इशू। ये कुछ बात चल रहा है। मैटर क्या है? नेक्स्ट WHO रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया को उसको नॉमिनेट करना है। कितने 5 ईयर्स टर्म के लिए है, ऑलरेडी 5 ईयर्स। तो नेक्स्ट कौन होगा, इसके ऊपर मीटिंग होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? दिल्ली में। कौन कौन रहेंगे? हेल्थ मिनिस्टर एंड सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और साउथ ईस्ट एशिया जो मेंबर्स है WHO जितने मेंबर्स है सारी जो हेल्थ मिनिस्टर सीनियर ऑफिसर दिल्ली में आकर मीटिंग करेंगे। मीटिंग में क्या डिस्कस होगा? नेक्स्ट जो रीजनल WHO डायरेक्टर कौन होगा जो डिस्कशन होगा। इसके नॉमिनेट कौन कौन है? दोनों नॉमिनेशन है। इस बांग्लादेश का एक नॉमिनेशन है और नेपाल का। बांग्लादेश का नॉमिनेशन कौन है? जैसे जो है साइमा आवाज एंड नेपाल नॉमिनेट शंभू प्रसाद आचार्य नॉमिनेट है। इसको डिसाइड होंगे कौन नेक्स्ट जो रीजनल डायरेक्टर होगा साउथ ईस्ट एशिया के लिए, उसका 5 ईयर टर्म को होगा।
The nomination will be submitted to the WHO Executive Board, which will meet from January 22-27 2024 in Geneva. मैंने मीट करेंगे स्विट्जरलैंड में. न्यूली अपॉइंटेड रीजनल डायरेक्टर will resume office on February 1st for 5-year term. ठीक है. और कुछ डिस्कस होने वाले एक्सेलरेटिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एंडिंग नेग्लेक्टेड टॉपिक्स, टॉपिकल डिजीज, कोई टॉपिकल डिजीज है उसको डिस्कशन होगा. ठीक है. कुछ पॉइंट जानकारी होना चाहिए अबाउट WHO, उसका ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, गवर्नमेंट फंक्शन, मेंबरशिप एंड एसोसिएट मेंबरशिप, व्हाट आर दी कंट्रीब्यूशन WHO टू वर्ल्ड, WHO इन इंडिया, व्हाट इज द सिनेरियो. ऐसे कुछ पॉइंट डिस्कशन होना चाहिए, पर पढ़ाई करना चाहिए. ठीक है. बांग्लादेश बिल्डिंग मेमोरियल टू ऑनर ऑफ इंडियन हीरोज. 1971 में जो इंडिया जो लिबरेशन वॉर हुआ था उसके ऊपर जितने भी कम से कम 1600 इंडियन जवान जो एक्सपायर हुआ उसका इसमें बना रहे. मेमोरियल ऑनर ऑफ इंडियन सोल्जर हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स इन लिबरेशन वॉर बांग्लादेश इन 1971 इन अफगान्स बांग्लादेश इन द एडवांस स्टेज ऑफ कॉम्पिटिशन. एक मेमोरियल बना रहे बांग्लादेश गवर्नमेंट, जिसको 1600 जो इंडियन सोल्जर का नाम पेश होगा. इसका इनोग्रेशन कौन करेंगे? दोनों कंट्री का प्राइम मिनिस्टर करेंगे. नेक्स्ट अब मार्च अप्रैल से होगा, ऐसे कुछ बात बताया जा रहा है. कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन अभी इतना चर्चा में नहीं है, फिर भी कुछ पॉइंट डिस्कशन करके रखना चाहिए. इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, हाउ इंडिया रिलेशन इन बांग्लादेश, इकोनॉमिक टाइज, शेयरिंग ऑफ रिवर, power and energy sector corporation, what are the current major issue between India and Bangladesh. कुछ पॉइंट है. तीसरा रिपर डिस्प्यूट चल रही, इलीगल माइग्रेशन कुछ पॉइंट अभी भी है. ड्रग स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग, ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश, एक तो इंपॉर्टेंट ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश पॉइंट हो सकते हैं. Why will पुलिस स्टेशन इंस्टॉल DNA सिस्टम, एक बातचीत का काफ़ी दिन से चल रहा है. तो करेंटली 2022 अप्रैल में एक्ट पास हो, क्रिमिनल प्रोसीड्योर आइडेंटिफिकेशन एक्ट CRPI क्रिमिनल एक्ट पास हुआ था बाय पार्लियामेंट. इसमें क्या होगा, क्या बता रहा था, दे आर एनाबल्ड पुलिस एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज टू कलेक्ट, स्टोर एंड एनालाइज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल इंक्लूडिंग रेटिना एंड आइरिस स्कैन ऑफ अरेस्टेड पर्सन. जो भी अरेस्ट इस पुलिस स्टेशन में अरेस्ट पास किया जाएगा उसको सारी चीज़ फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्ट करके रखा जाएंगे डाटा रिकॉर्ड करने के लिए, इंक्लूडिंग रेटिना आइरिस स्कैन. जो अगली बार जो डाटा कौन उसका नोडल ऑफिस कौन है, नोडल एजेंसी कौन है, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. ये उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेंगे, नेशनल क्राइम. इसको इसमें यह बताया जा रहा है हाउ आर दे आर नॉट इम्प्लीमेंट फुल्ली बाय दी एज द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB एंड द नोडल एजेंसी स्टिल प्रिपेयरिंग द गाइडलाइंस एंड स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बना रहे. ठीक है, इसलिए को लेट हो रहा है. SOP बना रहे इसलिए इसमें जो NCB ऑपरेट अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है. ठीक है. दो एक्ट रूल्स डू नॉट डिस्टिंक्टली मेंशन कलेक्शन ऑफ DNA सैंपल. दो एक्ट में DNA सैंपल कलेक्ट करना है कि नहीं उसको बातचीत नहीं किया, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है स्टेट जो पुलिस ऑफिस से बातचीत करेंगे, NCRB बात करेंगे. उसके बाद 1300 लोकेशन में वो क्या करेगा, अपना जो लोकेशन अपना कलेक्शन जो में लोग अरेस्ट होगा उससे सैंपल कलेक्ट करके डाटा रिकॉर्ड बनाएंगे. डाटा रिकॉर्ड के 75 ईयर्स के लिए बनाया जाएगा. ठीक है. ये कुछ पॉइंट है आज के हिंदू न्यूज़पेपर को इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम डिस्कस किया संडे. तो आज इस तक है. थैंक यू.